हेलो। साउंड क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा साउंड क्लियर है सभी को। गुड इवनिंग। साउंड क्लियर है? आज देखिए दूसरा साउंड सिस्टम लाए हैं। एक्चुअली डेली डेली साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी ना, इश्यू आ जा रही थी, इसीलिए देखिए नया साउंड सिस्टम लाए हैं जिसमें वो आज कान में नहीं है, वो जो लटका रहता था, है ना। तो साउंड क्लियर है, आज कोई इशू नहीं ना है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है प्लीज कंफर्म साउंड क्लियर है ताकि क्लास स्टार्ट किया जाए। आंचल नमस्ते, कैसी हो? तबीयत कैसी है आपकी? नमस्ते नमस्ते। तबीयत कैसी है आंचल आपकी? तबीयत कैसी? नहीं, क्लास तो हम लेने के लिए 5:30 बजे ही आ गए थे, बट हमारे स्टूडियो में ना जो मैथ मस्ती वाले सर हैं ना, तो जब हम आए तो देखे कि मैथ मस्ती वाले सर का सर स्टूडियो में खड़े थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया उनसे बात करने में। सही है ना? देखो आज साउंड सिस्टम चेंज कर दिया गया है। साउंड क्लियर आ रहा है ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर, बिना कुछ सोचे समझे। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल पॉलिसी। क्या है? फिजिकल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फिजिकल पॉलिसी, आप लोग ये नाम सुने होंगे, है ना? कौन कौन नाम सुना है इसका? हमारे क्लास में ही आप लोग सुने होंगे इसका नाम, फिजिकल पॉलिसी। राज, इसको उससे लिखा जाए नहीं, फिजिकल पॉलिसी, है ना। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। कितने स्टूडेंट्स ने राजकोषीय नीति का नाम सुना है, फिजिकल पॉलिसी का नाम सुना है? बताइए तो। जिन्होंने भी रिवीजन कर रखा है, सुना है ना? याद करो आप लोग, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को इन्फ्लेशन चैप्टर, इन्फ्लेशन, है ना। तो इन्फ्लेशन चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एक टॉपिक पढ़ाया था ना। तो उस टॉपिक में हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में हम लोगों ने जो मेन मेजर्स है उसको 3 भागों में बांटा था, याद है? पहला मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, याद आ रहा है कुछ? सेकंड आपका फिजिकल मेजर्स, फिजिकल या फिजिकल पॉलिसी मेजर्स या फिजिकल मेजर्स, है ना। और तीसरा जो किया था
सप्लाई साइड मेजर्स किया था या अदर मेजर्स के हेड में हम लोगों ने उसको पढ़ा था। तो मॉनेटरी मेजर्स में याद करो, मॉनेटरी मेजर्स किसके द्वारा गवर्न होता था जी? आरबीआई के द्वारा, है ना। और फिजिकल मेजर्स जो होता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। इस वाले हेडिंग में, आरबीआई वाले हेडिंग में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी वाले हेडिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसी पॉलिसीज जो क्वांटिटिव होती है वो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, ठीक ना। तो क्वांटिटिव वाले में हम लोगों ने क्या किया था, इसमें पढ़ा था ना, याद करो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, याद आ रहा है, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ी थी। और फिजिकल पॉलिसी में हम आप लोगों को समझाए थे कि इन्फ्लेशन जो मार्केट में आता है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि जो आम जनता होती है उसके हाथों में परचेजिंग पावर ज्यादा आ जाता है। परचेजिंग पावर ज्यादा, यस बिल्कुल आंचल, सही सही, बिल्कुल आपका आंसर सही है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसीज बिल्कुल सही है, राइट। और याद करो इस फिजिकल पॉलिसीज में हम आप लोगों को समझाए थे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, क्योंकि हमको वहां इन्फ्लेशन समझाना था, है ना। तो इन्फ्लेशन वाले समझाए थे ना कि फिजिकल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन बढ़ा देती है। जब टैक्स बढ़ा देता है तो जो परचेसिंग पावर पब्लिक के हाथ में होता है वो धीरे धीरे शिफ्ट किधर होने लगता है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट की तरफ होने लगता है। तो जब परचेसिंग पावर कम होने लगता है तो कंज्यूमर्स डिमांड कम पैदा करेंगे। जब डिमांड कम पैदा करेंगे तो क्या होता है कि जो प्राइस लेवल होता है इन्फ्लेशन में, क्या होता है, एवरेज प्राइस लेवल हाई हो जाता है, वही प्राइस लेवल धीरे 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 डाउन आता है, याद है। फिर फिजिकल पॉलिसी में ही हम आपको किन्सियन थ्योरी भी पढ़ाए थे और ये भी बताए थे कि जैसे गवर्नमेंट जो है क्या करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना, किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो भौतिक आधारभूत संरचना हो, चाहे वो सामाजिक आधारभूत संरचना हो, इन दोनों पे जब दबा के पैसा खर्च करती है, जैसे दबा के रोड बनाएगा, दबा के पुलिया बना रहा है, स्कूल बना रहा है, डैम बना रहा है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा पंप होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, याद आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो देख रहे हो टैक्सेशन सिस्टम किसमें पढ़ाए थे जी, फिजिकल में पढ़ाए थे, फिजिकल मेजर्स में पढ़ाए थे। फिर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किसमें पढ़ाए थे, फिजिकल में पढ़ाए थे। तो ये चीज आपके लिए अननोन नहीं है, ये नाम अननोन नहीं है, आप इसके बारे में सुनते आ रहे हो, है ना। अब स्पेशली वहां हम इसको इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाए थे, है ना। अब हम स्पेशली इसी को पढ़ेंगे, फिजिकल मेजर्स को ही, फिजिकल पॉलिसी को ही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेडी है ना आप लोग सब? देखिए इससे जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक, ये मेनली आपका प्री में क्वेश्चन आता है, ठीक ना, मेनली प्री में क्वेश्चन आता है। मेंस में आएगा तो फिर उधर इन्फ्लेशन से इसको जोड़ के पूछेगा, मेंस में आएगा तो फिर इसको बजट से जोड़ के पूछेगा, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हम आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन का नेचर होता है यूपीएससी का, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, मेंस में तो कंप्लीटली करंट अफेयर्स, मेंस में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो कंप्लीटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। बट वो क्वेश्चन का आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपकी बेसिक फंडा क्लियर होगा, ओके। तो चलिए प्री का बात कर लेते हैं। प्री में हम आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, बेसिक प्लस करंट अफेयर्स, यही है, बेसिक प्लस करंट अफेयर्स। 3 स्टेटमेंट देगा यूपीएससी जो उसका नेचर है पूछने का। उस 3 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बेसिक कंसेप्ट से रहेगा और एक करंट बेस्ड हो जाएगा, है ना। यही इसका पूछने का फंडा है। और मेंस में जो क्वेश्चन आता है फिजिकल पॉलिसी, ये सॉरी इकोनॉमिक्स में, वो कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड रहेगा, कंप्लीटली। जैसे अभी देख लो, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से रेसिप्रोकल टैक्स, है ना, ये बार बार चर्चा में आ रहा है। तो पूरी संभावना है मेंस में रेसिप्रोकल टैक्स पे क्वेश्चन बनेगा, है ना। ट्रम्प का जो डिसीजन है किस प्रकार से हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करेगा, और इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग हल्का हल्का देख चुके हैं। और स्पेशली जब बीओपी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में इसको और टेक्निकली समझेंगे। हालांकि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का
थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको पहले भी दे चुके हैं। याद कीजिए कि एक साल में इंडिया से टोटल एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज और टोटल इंपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। याद कीजिए आप पुराना क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस, जहां आपको समझाए थे कि बीओपी क्या होता है जी? एक अकाउंट होता है ना? क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है। ठीक, याद आ रहा है? याद आ रहा है आपको? जिसपे फिर हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं। ठीक, याद करिए, ऐसे ऐसे बना बना के खाना आप लोग को समझाए थे। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऐसे ऐसे करके बताए थे। और फिर आपसे पूछे थे कि अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट कि नेगेटिव होगा? याद आ रहा है कुछ? तो उसी चीज को हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। फिजिकल पॉलिसी क्या है जी? फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ठीक ना। चलिए सबसे पहले समझिए कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं। फिजिकल पॉलिसी में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं, है ना। पहला पहला देखोगे टॉपिक तो बजट सिस्टम, सॉरी बजट पहले नहीं लिखो, पहले टैक्सेशन लिखिए। क्या होता है इसमें? टैक्सेशन, टैक्सेशन। फिर हम लोग इसमें क्या देखेंगे? बजट, है ना, टैक्सेशन देखेंगे। अब अभी भी आजकल माइंड घूम जा रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ के। इतना आसान लैंग्वेज में तो पढ़ाए हैं आप लोगों को। अब अगर आप लोग साथ में करंट अफेयर्स को ऐड ऑन कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आंसर छूटना चाहिए, गलत होना चाहिए आप लोगों को। इतना आसान भाषा में तो समझाए हैं आप लोगों को, है ना। देखो, टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट, है ना, डिस इन्वेस्टमेंट, है ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स, है ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, सब्सिडीज, टैक्सेशन, कर प्रणाली, है ना, बजट, ओके, निवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, विनिवेश, है ना, लोक कल्याणकारी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, सब्सिडी, है ना। ये सारी चीजें जो हैं ये किसकी भाग है जी? फिजिकल पॉलिसी का भाग है। किसका? दिस ऑल टॉपिक्स कम अंडर फिजिकल पॉलिसी। आप देखो, सब्सिडीज आप पढ़ लिए, पढ़ लिए ना। वेलफेयर प्रोग्राम्स तो आपको खुद पढ़ना है। वेलफेयर प्रोग्राम्स, लोक कल्याणकारी योजनाएं, मतलब सरकार जो अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, है ना। इस पे हम जब भी क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने करेक्ट ही दिया है। ये करंट अफेयर्स का बिल्कुल चीज है, आपको रटना रहता है इसको। इन्वेस्टमेंट याद कीजिए, इन्वेस्टमेंट में भी हम आप लोगों को पढ़ा दिए एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, ये सारी चीजें पढ़ा दिए है ना। ठीक, मेनली इसमें बचा क्या है हम लोग को जो देखना है? एक तो टैक्सेशन, दूसरा बजट और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। यही तीन चीज बचा हुआ है ना आपका। बाकी अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग इन चीजों को कवर कर चुके हैं। सब्सिडी क्या होता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ लिए थे ना।
ये मेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ लिए थे, थोड़ा सा इसमें और जो है इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा और हम कुछ इसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी टैक्सेशन। टैक्सेशन, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फिजिकल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना। फिजिकल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद सोचिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आ रहा है जी, देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है ना, इसी से इसका आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। टैक्सेशन आ रहा है, बजट आ रहा है ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स आ रहा है, सब्सिडीज आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सारी चीजें फिजिकल पॉलिसी में आ रही है। तो सोचो फिजिकल पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा जी इसका इंपॉर्टेंस, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इसका इंपॉर्टेंस का बात कीजिएगा, है ना, तो पहला क्या हो जाएगा जी इसका, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा, आर्थिक विकास को बढ़ाना होगा ना, आर्थिक विकास को बढ़ाना। आर्थिक विकास बढ़ता है ना जी, सरकार जो नीतियां लाती है आर्थिक विकास करने के लिए, है ना। मेंटेन स्टेबिलिटी, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, है ना। अर्थव्यवस्था में स्थिरता, है ना, स्थिरता लाने में इसका महत्व है, ठीक ना। फिर देखो ये सब है ना महत्व इकोनॉमिक पॉलिसीज का। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप लोग बोलोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण, आय का पुनर्वितरण, है ना, आय का पुनर्वितरण हो गया। टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा देने में, है ना। कैसे कैसे होगा जी ये सारी चीजें, थोड़ा हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कैसे होता है। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आप देखो फिजिकल पॉलिसीज के तहत सरकार क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, जो हम पहले चैप्टर में आपको बताए हुए हैं, है ना, कि कैसे पुल बनाएगा, रोड बनाएगा तो रोजगार उत्पन्न होगा, मार्केट बढ़ेगा, लोगों में समृद्धि आएगी, है ना। तो उससे क्या होगा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, आर्थिक विकास बढ़ेगी। स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए। अर्थव्यवस्था में स्थिरता कैसे लाया जाता है, तो याद करो इन्फ्लेशन का चैप्टर। इन्फ्लेशन का चैप्टर में क्या होता है कि जब मार्केट में क्या क्या आ जाता है जी, मुद्रास्फीति आ जाती है, तो सरकार धीरे धीरे अपना खर्च को कंट्रोल करने लगता है ना, खर्चे को कंट्रोल करने लगता है, या फिर लोगों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने लगता है ना। तो टैक्सेशन किसमें है, देखो टैक्सेशन किसमें है जी, फिजिकल पॉलिसी का भाग है। ओके, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, स्थिरता मेंटेन हो रहा है अर्थव्यवस्था में। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आप याद कीजिए प्रीवियस क्लासेस में हम आपको समझाए थे कि जो टैक्सेशन होता है, कर प्रणाली होती है, वो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है, कई टारगेट्स को फुलफिल करती है। कैसे, एक और
तो ये गवर्नमेंट की इनकम का स्रोत होती है, गवर्नमेंट की इनकम का स्रोत, इनकम का स्रोत, ठीक। और उसी समय हम ये समझाए थे कि एक नजरिए से ये सोसाइटी में, देश में क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करता है, आय का पुनर्वितरण करता है, आय का पुनर्वितरण। कैसे करता है जी आय का पुनर्वितरण, आप लोग खुद समझिए, बताइए तो कैसे करता है। देखिए, आप ज्यादा कमा रहे हैं, आप पे टैक्स लगेगा, जो जितना ज्यादा कमाएगा उस पे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा, है ना। जैसे अभी देख लीजिए, हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, कोई 12 लाख रुपया तक कमा रहा है तो उस पे चलो हम टैक्स नहीं लेंगे, नील, है ना। लेकिन कोई अगर 12 लाख से ज्यादा 20 लाख रुपया तक कमा रहा है, ठीक, हम ये देखो समझाने के लिए बता रहे हैं, समझिएगा इसको, 20 लाख रुपया तक कमा रहा है तो हम उसे 10% का टैक्स ले रहे हैं। लेकिन कोई अगर 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया से 30 लाख रुपया तक कमा ले रहा है, ठीक ना, तो हम उस पर 20% का टैक्स लगा रहे हैं। कोई इससे ज्यादा कमा रहा है तो हम 40% का टैक्स लगा दे रहे हैं। देख रहे हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, टैक्स लेने का दर हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि कोई 100 रुपया कमा रहा है तो उससे हम 10 रुपया ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए। कोई अगर 200 रुपया कमा रहा है तो हम उससे क्या कर रहे हैं जी, 30 रुपया ले रहे हैं, है ना। तो मान के चलो 100 रुपया वाला से हम 10 रुपया ले लिए, तो इसी का इनकम हम लिए ना, 200 वाला से 30 रुपया लिए तो इसी का इनकम लिए ना। और ये पैसा जो आ रहा है इसको गवर्नमेंट कहां खर्च कर रही है, अपना खर्च चलाने में खर्च कर रही है। प्लस प्लस जो इस टाइप का अलग अलग योजना चल रहा है, ये जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है ना, वेलफेयर प्रोग्राम्स का उदाहरण दे दीजिए, जैसे पीडीएस सिस्टम, जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली में हम लोग याद कीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइस। देखो, इकोनॉमिक्स इसी का खेल है, जितना पीछे से चैप्टर पढ़ते आ रहे हो सबके कंसेप्ट को अगला चैप्टर में जोड़ते जाओ। इकोनॉमिक्स है ना, पहला क्लास में जो पढ़े थे और लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे हो सबको तुमको जोड़ देना होगा। जब तक ये जोड़ नहीं पाओगे तब तक इकोनॉमिक्स हमेशा कमजोर रहेगा, है ना। तो देखो, टैक्सेशन से पैसा ला रहा है ना, एकदम सही। पीडीएस हो गया, टीपीडीएस हो गया, है ना, मनरेगा प्रोग्राम हो गया, है ना। और कोई भी जो प्रोग्राम तुम देखते हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम सुने ही होंगे आप लोग। फिर कन्या समृद्धि योजना हो गया, मध्याह्न भोजन योजना हो गया, है ना, लड़कियों के लिए साइकिल वितरण योजना हो गया। इस टाइप का जितना आप प्रोग्राम सुनते हो वो सब पे जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहां से आ रहा है जी, यही टैक्सेशन से पैसा आ रहा है, यही टैक्सेशन से पैसा आ रहा है। तो देखो, समझ रहे हो, जो जितना ज्यादा कमा रहा है उससे हम टैक्स वसूल रहे हैं, ठीक ना, उससे हम क्या कर रहे हैं जी, टैक्स वसूल रहे हैं। हाँ, और वो टैक्स वसूल के हम कर क्या रहे हैं, पैसा कहां खर्च कर रहे हैं जी, वो पैसा हम खर्च कर रहे हैं गरीबों पे खर्च कर रहे हैं। तो देख रहे हो, जो ज्यादा कमा रहा है उससे हम उतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं और खर्च कहां कर रहे हैं, गरीबों पे खर्च कर रहे हैं ना, है। तो क्या हो रहा है, गरीब के पास पैसा नहीं था, आय नहीं थी, बट हम जो पैसा कमा रहा था, जो रिच पीपल्स था, उनसे पैसा लेके हम किसको दे रहे हैं, गरीबों के खाते में दे रहे हैं ना। जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रहा है, 2500 रुपया, है ना। दिल्ली में अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 2100 रुपया दिया जा रहा है लेडीज के बैंक खाते में डायरेक्ट। ये पैसा आ कहां से रहा है, ये यही टैक्स पेयर का ही पैसा है ना। तो टैक्स पेयर से पैसा लेके हम आपके अकाउंट में दे रहे हैं, यही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पुनर्वितरण। समझ में आ रहा है, क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़े।
ठीक है। समझ में आया? सर जब मनरेगा में 100 रुपया देगा तो 365 दिन में से जो बचे दिन है अपना गुजारा कैसे करेगा? फिर सर गुजारा करने का बहुत सारा उपाय है। देखो कैसे उपाय है। अच्छा क्वेश्चन पूछी हो। देखो खुद सोचो, खुद सोचो इस पे कैसे कैसे हो रहा है। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार है, 100 डेज का रोजगार है। ये तो गारंटी है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। चलो मान लिए 100 दिन का ही मिला, ठीक, 100 दिन का ही मिला। तो आपको एक चीज मालूम होगा कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड किनका बनता है? जिसके पास राशन कार्ड होता है। समझ रहे हो? तो राशन कार्ड चुकी है तो उनको पीडीएस कहां गया? ये जो पीडी कहां गया? ये जो पीडीएस सिस्टम है, इस पीडीएस सिस्टम के तहत 25 केजी अनाज मिल रहा है। अगर टीपीडीएस में है तो 35 केजी अनाज मिल रहा है ना, वहां से खर्चा चलेगा। फिर आप देखो अगर 60 साल से ज्यादा है तो वृद्धा पेंशन भी साथ में उनको मिल रहा होगा, है ना। हालांकि 60 साल से ज्यादा हो गए तो मनरेगा वाला में आएंगे ही नहीं, ठीक ना। तो देखो इस टाइप का बहुत सारा प्रोग्राम है। अच्छा फिर और देखो, ठीक है 100 दिन गए, अब जो मजदूर मनरेगा के तहत खट रहा था अब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मान के चलो उसका वाइफ प्रेग्नेंट है या उसका एक छोटा सा बच्चा है, तो उसके लिए सरकार ने क्या करके रखा है? क्या करके रखा है जी? आंगनबाड़ी। याद करिए हम आपको पढ़ाए हैं आंगनबाड़ी, पढ़ाए हैं ना, है ना। आईसीडीएस पढ़ाए हैं। आप देखो वेलफेयर प्रोग्राम्स में आईसीडीएस हम पढ़ाए हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम बताए थे कि गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं और 5 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी से पका पकाया भोजन मिलता है ना। तो ये सारी चीजें इधर मिल रही हैं, इधर मनरेगा मिल रहा है, तो काम चल जाता है। ये सच बात है, ये मेरी आंखों की देखी बात है कि आज के डेट में गांव में अगर कोई मनरेगा के तहत 100 रुपया कमा ले रहा है, मतलब 100 दिन का रोजगार मिल जा रहा है और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स उसको सही से मिल रहे हैं ना, तो वो एक ठीक ठाक जीवन जी लेता है। ये सच्चाई है। अब उसका एक भी बच्चा अगर लोकल मार्केट में जाके कहीं मजदूरी भी कर ले रहा है या फिर कहीं रिसेप्शन में ही जॉब कर ले रहा है, तो वो परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने रियली में मैंने इस चीज को बिहार में और झारखंड में अपनी आंखों से देखा है और फील किया है इस चीज को कि नो डाउट गवर्नमेंट अंडर वेलफेयर प्रोग्राम्स इतना देता है कि अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे ना तो आप भूखमरी, मतलब आप जिंदा रहिएगा, आपको खाना मिल जाएगा, पीना मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है तो झारखंड में अबुआ आवास योजना चलता है। क्या चलता है? अबुआ आवास योजना, है ना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 मिलता है ना। तो अबुआ आवास योजना में 1,80,000 रुपया मिलता है, 60,000 रुपया और ज्यादा मिल जा रहा है। तो घर बना दे रहा है सरकार, राशन पहुंचा दे रहा है सरकार, है ना। हर एक घर में कोई बूढ़ा है, बूढ़ी है, विधवा है, तो उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, इस टाइप का पेंशन योजनाएं मिल रही है ना। चलिए, तो ये समझ में आया कि टैक्सेशन सिस्टम का एक और उद्देश्य क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। क्लियर है? अच्छा, ये सर सोची ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में आया ना। ठीक, अब समझ में आया ना। देखो इकोनॉमिक्स क्या है जानती हो? बेसिक क्लियर करो, पहला पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक जितनी चीजें पढ़ी हो ना सब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, सब का सब। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जो अलग सेपरेट होता है। सब एक दूसरे के से क्या बने रहते हैं? चैन में बंधे रहते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक। जैसे आप लोग देखते होंगे हिस्ट्री में एक घटना अगर नहीं याद आ रही है तो आपको दूसरी घटना समझने में बहुत दिक्कत होती है ना, हिस्ट्री में भी, है ना। जैसे मान के चलो कि अकबर के बाद कौन आता है जी? जहांगीर, फिर शाहजहां, तब औरंगजेब। अब मान के चलो मनसबदारी सिस्टम है ना। मनसबदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर, है ना। और एक हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है मनसबदारी में
व्यवधान, मनसबदारी में व्यवधान एक टॉपिक आता है ना, कब आता है ये? औरंगजेब के पीरियड में आता है ना, औरंगजेब के पीरियड में। तो जब तक आप मनसबदारी सिस्टम का सीक्वेंस आपको नहीं याद आएगा कि कैसे मनसबदारी सिस्टम में जात और सवार किसके द्वारा, अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसमें फिर चेंजेस लाया गया था जिसको दो अस्पा सी अस्पा कहते हैं, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। फिर उसमें शाहजहां ने कैसे चेंजेस लाया था, और कैसे वही मनसबदारी सिस्टम जो मुगल एरा को इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दे दिया मनसबदारी सिस्टम, वही मनसबदारी सिस्टम औरंगजेब के काल आते आते क्या होने लगता है, उसके पिलर्स कमजोर होने लगते हैं। तो सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है चीजों का। समझ में आ रहा है? चलिए, ये हो गया। अब देखो, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा जी? फिजिकल पॉलिसी के तहत। जैसे मान के चलो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है कोई, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ना। अब आप बोलोगे सर ग्रीनफील्ड क्या है? आप याद करो, जब हम एफडीआई पढ़ा रहे थे तो हम ग्रीनफील्ड पढ़ा चुके हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, है ना। अगर नहीं याद है तो हम फिर शॉर्टकट में बता दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो टाइप्स में बांटते हैं। क्या? ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। हिंदी में भी लिखा रहेगा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। हम आप लोग को याद कीजिए, हम ये सब चीज पढ़ाए हुए हैं, सब चीज पढ़ाए हुए हैं, है ना। हमको अभी पार हो जाना चाहिए था डायरेक्ट ग्रीनफील्ड बोल के, बट फिर भी हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। ब्राउनफील्ड, ब्राउनफील्ड आप याद करो, हम आपको समझाए थे कि ये एक जगह है, ठीक ना। मान के चलो ये हमारे घर धनबाद का एक जगह है, पहले से वहां एयरपोर्ट, खुशबू सर ये किसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है? खुशबू पूरा रामायण पार हो गया, ये तुम क्या पूछ दी? ये देखो, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिजिकल पॉलिसी का। व्हाई फिजिकल पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट? फिजिकल पॉलिसी जो हम लोग का राजकोषीय नीति है, जो चैप्टर, तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि राजकोषीय नीति का महत्व क्या होता है। आप लेट ज्वाइन की थी क्या क्लास? आप लगता है लेट ज्वाइन की हैं क्लास। तो ये राजकोषीय नीति में हम लोग इतना टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिसमें से सब्सिडी हम पढ़ा चुके हैं, वेलफेयर आप लोगों को खुद पढ़ना रहता है, जो प्रोग्राम्स होता है, और बीच बीच में हम भी पढ़ाए हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स आप लोगों को, जैसे जैसे वो आता है चैप्टर आता है। डिस इन्वेस्टमेंट हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, मेनली हम लोग को टैक्सेशन, बजट और डिस इन्वेस्टमेंट हमको पढ़ना है। ओके, इसी पे ना, इसी का ना हम ये सब लिखवा रहे हैं कि क्या होता है इंपॉर्टेंस फिजिकल पॉलिसी का। ठीक, अभी हम लोग ये 4 नंबर पॉइंट डील कर रहे हैं, 3 नंबर डील कर चुके हैं। तो अब प्रमोट इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ावा देना। निवेश को बढ़ावा कौन देता है जी? सरकार देता है। किसके तहत? अपने राजकोषीय नीति के तहत। तो कैसे देता है वो देख रहे हैं हम लोग। तो देखो, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पहला टाइप का प्रोजेक्ट, दूसरा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। मान के चलो हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, हम धनबाद के रहने वाले हैं, वहां एयरपोर्ट नहीं था, ठीक ना। अब लोगों को प्लेन पकड़ने के लिए रांची जाना पड़ता था, है ना। अब धनबाद के लोग डिमांड करने लगे कि यहाँ एक एयरपोर्ट बनाइए, यहाँ एक एयरपोर्ट बनाइए। तो चूंकि यहाँ पहले से कोई एयरपोर्ट नहीं था, तो यहाँ जो भी एयरपोर्ट बनेगा वो एकदम ताजा ताजा एयरपोर्ट बनेगा, है ना, एकदम ताजा ताजा। सब्जियां जब ताजी आती हैं तो कैसी होती है? ग्रीन वेजिटेबल्स कहलाती है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स कहलाती है ना। तो इन द सेम मैनर, याद करने का तरीका, ग्रीन ताजी ताजी सब्जियां। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब ताजा ताजा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन फील्ड बोलेंगे। यहाँ जो एयरपोर्ट बनेगा उसको हम लोग ग्रीन फील्ड बोलेंगे। अब मान के चलो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही एयरपोर्ट था, है ना, बट वो छोटा था, टूट फूट गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। तो पहले से ही जो एयरपोर्ट था उसी को हम लोग क्या करवाएं? पुनर्निर्माण करवाएं। क्या करवाएं? पुनर्निर्माण, अपग्रेडेशन करवाएं, रिजुविनेशन करवाएं। मतलब पहले से था, अब उसको नया फिर से कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट ब्राउनफील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्राउनफील्ड।
फील्ड कहलाएगा। यहां क्या होता है जी, पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण सॉरी पुनर्निर्माण, ओहो, यहां क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है, ओके, या फिर उसके स्तर को बढ़ाया जाता है ना। और यहां क्या होता है, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, जब नया प्रोजेक्ट तो ग्रीन फील्ड, और जब पुनर्निर्माण वाला तो ब्राउन फील्ड। ओके, क्लियर है। तो देखो कैसे प्रमोट कर रहा है, जैसे मान के चलो एयरपोर्ट का उदाहरण लिए थे, एयरपोर्ट का ही उदाहरण से भी समझते हैं। सरकार की तरफ से क्या है कि अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत कहीं एयरपोर्ट बन रहा है तो एफडीआई 100% है। एफडीआई 100% है। और इस 100% क्राइटेरिया के तहत इंडिया में जो पहला एयरपोर्ट बना था वो राजीव गांधी एयरपोर्ट के नाम से एयरपोर्ट है, कहां, आंध्र प्रदेश में, वो बना था। अब शायद उसका नाम चेंज कर दिया होगा तो मालूम नहीं, ठीक ना। ये बना था सबसे पहले। देखो ग्रीन फील्ड है, एकदम नया नया बनाना है ना, एफडीआई 100%। बट ब्राउन फील्ड में 100% नहीं है ना। तो देखो अब क्या होगा, कोई भी विदेशी कंपनी आएगी, क्योंकि 100% है तो पूरा पैसा लगाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी और उसको कुछ दिनों तक चला के अपना जो खर्चा है वापस लेगी और फिर सरकार को हैंड ओवर कर देगी, है ना। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो हम तो पढ़ाएंगे ही अभी इसी चैप्टर में। जैसे ये मेथड होता है इन्वेस्टमेंट का, बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ट मतलब बनाओ, बनाया, ऑपरेट इसको चालू कर रखो, चलाओ, जो इनकम हो रहा है अपना पैकेट में रखो, और जितना तुम खर्चा किए थे, मान के चलो सरकार ही 20 साल के लिए दे दिया एयरपोर्ट कि भाई आप एयरपोर्ट बनाइए, 20 साल तक अपने पास रखिए, चलाइए, इनकम जब आप जितना खर्च किए थे आपको आ जाए तो 20 साल बाद आप हमको हैंड ओवर कर दीजिएगा, है ना। तो बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर, इस पे अभी टेंशन मत लीजिए। ये जो प्रोसेस है ना, बीओटी, बीओएलटी, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। कौन से वाले हेडिंग में, इस वाले हेडिंग में, इन्वेस्टमेंट वाले हेडिंग में पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया जी आपको, फिजिकल पॉलिसी का क्लियर है। आप लोग ये लिखें, साथ में हम जो जो बताते गए आप लोग नोट करते गए ना, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि हम समझाएं भी और एक एक लाइन इस पे लिखवाएं भी, है ना। या तो लिखवाने बोलोगी तो फिर समझाने में हम कटौती करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये उतना टफ था नहीं, जैसे पिछले चैप्टर में एफडीआई ये सब टफ था, है ना, एग्रीकल्चर सब्सिडी सब टफ था, तो हम लिखवा दिए पूरा का पूरा आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए इसको, और इसको आप लोग अपने भाषा में लिख चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक चल रहे हैं। चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है जी, टैक्सेशन। क्या है, टैक्सेशन। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब लास्ट पॉइंट में निवेश, हाँ ठीक ठीक आचल, बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़े ना। ओहो, टैक्सेशन, है ना, या कर प्रणाली भी आप इसको लिख सकते हैं, टैक्सेशन को, कर प्रणाली। ये कान में लगा के जो पढ़ाते थे ना, आज नहीं है ना, तो बीच बीच में ध्यान जा रहा है कि अरे इधर है काहे नहीं कुछ। रुके थोड़ा, वाई, चलो रुक जाते हैं, स्लाइड पीछे कर दें। लिखो तब तक हम पानी पी लेते हैं।
इसके पीछे का स्लाइड भी खोलना है क्या? इसके पीछे का स्लाइड खोलना है क्या? लिख लिए हैं? बस एक सेकंड दीजिए, अभी जस्ट पानी आया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये लिख लियो ना, क्योंकि इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा कि विच डज नॉट कम्स अंडर फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, और ये ऑप्शन दे देगा टैक्सेशन, बजट, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम, सब्सिडीज। तो ये एकदम नोट कर लीजिए। आंचल, खुशबू, आप लोग सुन रही है ना? इसको भी नोट कर लीजिए कि फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आता है। इससे यूपीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन बकायदे। Is taxation part of our physical policy or not? Is budgeting part of our physical policy or not? अच्छा, आंचल और खुशबू के अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उन लोग भी हाई कीजिए। कौन कौन है नाम तो जान जाए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आप लोग छुपे रुस्तम हैं, कोई मैसेज करते नहीं है, बस ऑनलाइन दिखते हैं। हाँ, बाकी लोगों के लिए रुके हुए हैं आंचल। चलिए बढ़ू आगे। चलिए, लिख लिया, ठीक है खुशबू। तो बढ़ते हैं। आंचल कमेंट्स कर रही हो। वो लोग बुरा मान जाएंगे। चलिए, अच्छा हाँ, देखो एक और चीज हम यहां समझा देते हैं आप लोग को। टैक्सेशन स्टार्ट करने के पहले फिजिकल पॉलिसी का ही एक चीज और समझा देते हैं। देखो, ये जो टैक्सेशन तो है हमारा, इसके पहले थोड़ा फिजिकल पॉलिसी में एक चीज और देख लो। फिजिकल पॉलिसी जो होता है ना, वो बहुत टाइप का होता है ना? इसको हम लोग तीन रूपों में मेनली बांटते हैं। जैसे पहला, न्यूट्रल, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। न्यूट्रल के लिए हिंदी में एक वर्ड आता है, क्या आता है बोलिए तो? एक तो न्यूट्रल केमिस्ट्री में उदासीन हो जाता है, वो नहीं। इसी बहाने सर वो, अच्छा हाँ, बुरा मानेंगे तो कम से कम मैसेज करेंगे इसी बहाने वो। देखो, न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। एक चीज तो समझ में आ गया कि फिजिकल पॉलिसी के तहत सरकार क्या करता है, टैक्स लेता है।
हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है वॉइस? अब वॉइस क्लियर है? ठीक। हेलो, वॉइस जा रही है? एक बार कंफर्म करना। हेलो, वॉइस क्लियर है? प्लीज उधर से कमेंट्स करो। वॉइस जा रही है? क्लियर है? आ रही है वॉइस, आ रही है, आ रही है। हाँ, ये तो मैसेज आया। हाँ। चलिए, क्लियर है। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो देखो हम लोग कहाँ थे? न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी पे थे। तो मान के चलो जो गवर्नमेंट है वो 100 रुपया टैक्स के रूप में कमाई और 100 ही रुपया वो खर्च भी की, है ना? जितना टैक्स के रूप में ली उतना खर्च की। तो इस टाइप का जब राजकोषीय नीति होगा तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल राजकोषीय नीति, है ना? क्या कहलाएगा? न्यूट्रल राजकोषीय नीति। दूसरे टाइप का होता है, वो होता है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी 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 फिजिकल फिजिकल पॉलिसी, है ना? विस्तारवादी विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ये उन देशों के सरकारों के द्वारा अपनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, विस्तार देना, एक्सपेंशन करना। तो यहां क्या करेगा कि जो मान के चलो टैक्स में कमाया 100 रुपया, है ना, बट खर्चा कर रहा है वो, एक्सपेंसेस कर रहा है 500 रुपया, है ना? तो आप बोलोगे तो 400 रुपया ला कहां से रहा है? तो 400 रुपया के लिए वो मार्केट से कर्ज उठाएगा, वर्ल्ड बैंक से कर्ज उठाएगा, IMF, सॉरी, अलग अलग संस्थाओं से कर्ज लेता है। और यहां उद्देश्य क्या होता है सरकार का? यहां उद्देश्य होता है सरकार का कि पब्लिक एक्सपेंसेस को बढ़ा के, पब्लिक एक्सपेंसेस मतलब लोक खर्च को बढ़ा के
अर्थव्यवस्था में विकास लाना। जैसे इसका उदाहरण भारत है, इंडिया है ना। इंडिया को क्या हो रहा है, इनकम 100 ही रुपया का हो रहा है, लेकिन खर्च वो 500 रुपया कर रहा है। तो बाकी पैसा कहां से ला रहा है जी, तो आप याद करो कहां कहां से ला रहा है। पोस्ट ऑफिस से कर्ज ले रहा है, बैंक से कर्ज ले रहा है, आपका इंटरनेशनल मतलब ब्रिक्स बैंक से कर्ज ले रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहा है। और वो सारा पैसा कहां झोंक रहा है, अर्थव्यवस्था में झोंक रहा है। किस चीज में झोंक रहा है, पुल पुलिया बना रहा है, डैम्स बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहा है, खेती में नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा रहा है, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नया नया सीड्स मंगवा रहा है मैक्सिको से, फिलीपींस थे। ये सारा काम सरकार क्यों कर रहा है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो। अर्थव्यवस्था में तब जब वृद्धि होगा तो धीरे धीरे फिर से वो टैक्स के रूप में वो पैसा वो वापस कलेक्ट कर लेगा। यही उद्देश्य होता है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक, फिर जो तीसरे टाइप का होता है, ये एक्सपेंशनरी हो गया। तीसरे टाइप का जो होता है ना, वो होता है संकुचित राजकोषीय नीति। क्या होता है, संकुचित, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, है ना। कॉन्टेक्शनरी मतलब संकुचनशील या संकुचित राजकोषीय नीति। ये सरकार कब अपनाएगी, ये सरकार कब अपनाएगी, आप लोग को हम 1 सेकंड का टाइम देते हैं। ये आपसे ये जानने का जरूरत नहीं है कि कौन आएगी, इसमें कोई आती भी नहीं है, आती भी नहीं है, कोई नहीं आती है इस टाइप में, है ना। कॉन्ट्रैक्शनरी हम आप ही लोग को टाइम दे रहे हैं कि चलो मान लो भारत सरकार एक्सपेंशनरी के जगह अब कॉन्ट्रैक्शनरी राजकोषीय नीति अपनाने लगी, तो किस स्थिति में अपनाएगी बताओ तो। मान के चलो कि अभी इस वाले कंडीशन में भारत सरकार बहुत खर्चा कर रही थी, बहुत, तो उसका जो फिजिकल पॉलिसी था वो क्या कहलाया गया, विस्तारवादी। बट यही भारत सरकार अगर कॉन्टेक्शनरी नीति अपना ले कि अपना हाथ तानने लगे, खर्चा कम करने लगे, तो किस स्थिति में यह अपनाएगा बताओ। अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी हम समझाए हैं, थोड़ा बताइए तो आप लोग टाइम लेके, हम आप लोग को टाइम देने को तैयार है, हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं आप लोग के आंसर का। और जो चुपके चुपके बैठे हुए हैं ना, वो भी आंसर दीजिए, गलत सही कुछ भी दीजिए पर दीजिए। यहां सरकार अपने हाथों को फैला रही है, बट यहां सरकार अपने हाथों को सिमट रही है ना। तो ये फिजिकल पॉलिसी कब अपनाया जाएगा बताइए। अभी हम खुद समझाएं आप लोगों को, क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाएं आज, बताइए। आंचल आंसर दीजिए, खुशबू आंसर दीजिए, सचिन अगर अवेलेबल है वो आंसर दीजिए। कुछ लोग 3-4 लोग तो चुपके चुपके बैठे हुए हैं। बताइए, सही गलत कुछ भी बताइए कि सरकार संकुचित राजकोषीय नीति किस कंडीशन में अपनाती है। अभी इस वाले पॉइंट में भी हम बताएं इस चीज को, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। टू मेंटेन स्टेबिलिटी में क्या आप लोग को बताए थे कि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो सरकार अपने खर्चे को कम करने लगती है, आपसे टैक्स ज्यादा लेने लगती है। अभी बताए थे ना। तो जब सरकार खर्च कम करने लगेगी, टैक्स ज्यादा करने लगेगी, तो फिजिकल पॉलिसी क्या कहलाएगा, संकुचित राजकोषीय नीति कहलाएगा। जब आपसे टैक्स कम लेगी और खर्च ज्यादा करेगी तो एक्सपेंशनरी कहलाएगा। सिंपल सा तो कंसेप्ट है, क्यों नहीं समझ पाए आप लोग बताइए तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कब अपनाया जाता है जी, ये अपनाया जाता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन रहता है, कंट्री में इन्फ्लेशन रहता है। समझ में आ रहा है। तो यहां क्या होगा कि यहां मान के चलो कि टैक्स 100 रुपया है ना, और इससे कम एक्सपेंसेस जो करेगा वो मान के चलो 90 रुपया ही कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक टैक्सेशन पे।
कर क्या है जी? कर क्या है आप लोग खुद बताइए, टैक्स क्या है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है, लीगल फाइनेंशियल चार्ज है ना। क्या है टैक्स जी? टैक्स क्या है? एक फाइनेंशियल चार्ज बोल लीजिए, या इसको लीवी बोल लीजिए, है ना, जो किसके द्वारा लिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। कर क्या है? कर, कर क्या है? कर एक अनिवार्य योगदान है। आप इस देश के नागरिक हैं और आप पैसा कमा रहे हैं इस देश से, है ना, इस देश में रहकर पैसा कमा रहे हैं, यानी कि इस देश के संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमा रहे हैं ना। तो चूंकि आप इस देश में रह के पैसा कमा रहे हैं, इसलिए ये आपका अनिवार्य योगदान है सरकार को। अनिवार्य, आपका मन पे नहीं है कि वो मन करेगा तो देंगे, ये अनिवार्य वर्ड है। क्या है? अनिवार्य योगदान कर है, ठीक ना। टैक्स लगता है, सिंपल सी बात है। देखो, ये जो टैक्स है, भारत में जो टैक्सेशन है या पूरे वर्ल्ड में जो टैक्सेशन है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, डायरेक्ट टैक्स, है ना, और इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी हम आप लोग को समझा चुके हैं। आप अभी हम बताना स्टार्ट करेंगे तो आपको याद आएगा कि हम ये भी दोनों में भी अंतर आप लोग को पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, हम एक इंसान हैं, ठीक ना, और हम 5 लाख रुपया कमाए, ठीक, 5 लाख रुपया कमाए, हम कमाए ना, इसी देश में रह के कमाए, इसी देश के संसाधनों से रह के कमाए, तो अभी हम क्या बोले कि टैक्स क्या है? अनिवार्य योगदान है। तो हमको इसका एक हिस्सा मान के चलो ना कि 10%, समझाने के लिए, यानी कि 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा जी? 50,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमको 50,000 रुपया टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, कमाया कौन? हम। टैक्स कौन भरा? हम। यानी कि जिस पे टैक्स लगा वही टैक्स पेड भी किया। समझ में आ रहा है? जिस पे टैक्स लगा, हम कमाए थे ए, क्योंकि हम कमाए थे तो हम ही इनकम टैक्स भरे, इनकम टैक्स, आय कर, ठीक ना। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, देखो, हम बिस्किट का पैकेट लाने गए, ठीक ना, हम बिस्किट का पैकेट लाने गए, बिस्किट का पैकेट में देखना लिखा रहेगा एमआरपी, लिखा रहता है 10 रुपया, 10 रुपीज, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपीज। अब जब उसी पैकेट को आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको उसमें क्या लिखा हुआ दिखेगा कि प्राइस 7 रुपया, 7 रुपीज, सेंट्रल जीएसटी 2 रुपया, स्टेट जीएसटी या फिर 1.5 रुपया, जो भी लिखा रहे, और स्टेट जीएसटी ऐसे लिखा रहेगा, 2 रुपया नहीं, 1.5 रुपया पकड़िए ना इसको, 1.5 जानते हैं ना जी, 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, और स्टेट जीएसटी 1 रुपया 50 पैसा, ये मिलके हो गया 10 रुपया। ओके, देखो एक चीज देखो, हाँ चल याद आया, ये मैंने समझा दिया था इनडायरेक्ट टैक्स, यस। तो वहां हम कोई चैप्टर में नाम आया था तो समझा दिए थे, यहां स्पेशली समझा रहे हैं, याद आ रहा है ना, ये समझाए थे। तो देखो, आप दुकानदार से बिस्किट लिए जी 10 रुपया में, ठीक ना, ये प्राइस है 7 रुपया, और ये 2 टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, है ना। ये टैक्स देना किसको था? ये टैक्स देना था जो इस बिस्कुट को बनाया था, बिस्कुट के फैक्ट्री के मालिक को देना था, या फिर इस दुकानदार को देना था जो आपको सामान बेच रहा है ना, क्योंकि आप
इसको पैसा देके जा रहे हो ना, दुकानदार को पैसा देके जा रहे हो, तो ये टैक्स किसको देना था जी? इन लोगों को देना था। बट अल्टीमेटली टैक्स पेड कौन किया? आप किए, ए किया, ठीक ना, ए किया। जबकि टैक्स लगा किस पे था? जो इस बिस्किट को बनाया था। बट देखो वो ट्रांसफर कर दिया ना, जो बिस्कुट वाला बनाया था फैक्ट्री वाला, वो दुकानदार पे ट्रांसफर कर दिया टैक्स। और दुकानदार क्या किया? इस टैक्स को कहां ट्रांसफर कर दिया? इस टैक्स को ट्रांसफर कर दिया जो इस बिस्कुट को खरीदने आएगा, मतलब ए। अल्टीमेटली टैक्स लगा था इस पे, बट इट वॉज अल्टीमेटली पेड बाई ए। सरकार ए पे तो टैक्स नहीं लगाई थी, सरकार लगाई थी जो बनाया था बिस्कुट को। तो यहां क्या हो रहा है कि टैक्स लग रहा है किसी और पे, अब पेड कर रहा है कोई और। यही अंतर है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा वही पेड करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा किसी और पे, पेड करेगा कोई और। समझ में आ गया? हाँ। अब चलो, जब समझ में आ गया तो चलो देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर में कौन कौन आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में कौन कौन आता है, ये देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में किसी को कोई दिक्कत दिक्कत है तो बोलिए। देखो, देखिए, अब इसको ना थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लीजिए। कर जिस पे लगेगा वही पेड करेगा डायरेक्ट टैक्स, और लगेगा किसी और पे अब पेड करेगा कोई और, तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली ऐसे समझ लीजिए कि कर जिस पे लगेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। क्या बोलते हैं जी? टैक्स इंसिडेंस। कहां लिख दें? इसको टेक्निकली समझिएगा तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि टैक्स इंसिडेंस और टैक्स का इंपैक्ट, असर, टैक्स की घटना और टैक्स का असर, ये दोनों एक ही आदमी पे पड़ेगा। जिस पे टैक्स की घटना होगी वही उसी पे उसका असर भी पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होगा? टैक्स का इंसिडेंस किसी और पे पड़ेगा, मान के चलो ए पे पड़ा, और टैक्स का इंपैक्ट सी पे पड़ा। तो ये वर्ड याद रखिएगा कि टैक्स का इंसिडेंस, है ना, कराधान, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कराधान। कराधान और करापात, करापात, कराधान और करापात एक ही आदमी पे, और जब कराधान और करापात अलग अलग आदमी पे तो इनडायरेक्ट टैक्स। यह है टेक्निकली वर्ड। अब देखो, इन दोनों में थोड़ा और अंतर हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। चलो, आप लोग अगर स्पीडली लिखना चाहो तो लिखते भी जाना, है ना। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, है ना। पहला पॉइंट तो यही लिख लो कि इसमें कराधान और करापात एक ही आदमी पे होता है, और इसमें कराधान और करापात अलग अलग आदमियों पे होता है या अलग अलग एंटिटीज पे होता है। दूसरा दूसरा लिखिएगा, दूसरा चाहे लिखवा ही दे क्या पूरा, लिखो तो। पहला पॉइंट लिखो डायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड, लिखो तो डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड इंटायरली बाई टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड इंटायरली बाई ए टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। क्योंकि एक पॉइंट यहां लिखे तो इसी के सामने इनडायरेक्ट टैक्स में एक पहला नंबर पॉइंट लिखना। इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेटली, थोड़ा स्पीड लिखिएगा प्लीज क्योंकि समझा भी दिए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेटली पेड फॉर या सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाई, फॉर नहीं, पेड बाई the end customer of good and services, by the end customer of the good and services। प्रत्यक्ष कर का भुगतान पूरी तरह से करदाता द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है, सीधे सरकार को किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष कर तरफ लिखिएगा। अप्रत्यक्ष कर का भुगतान अंततः वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। बिस्किट का अंतिम उपभोक्ता कौन हो रहा है? आप बिस्किट खरीद के लाएंगे, उसके बाद तो आपके पेट में चला जाएगा। तो जो खरीद के लाया मार्केट से यूज करने के लिए, वही क्या कहलाएगा? एंड कंज्यूमर कहलाएगा, अंतिम उपभोक्ता। समझ में आ रहा है? तो अंतिम उपभोक्ता के द्वारा पेड किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, करों का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष कर में लिखिएगा कि करों का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हम समझाए ना, ए पे लगा है, ए को ही देना होगा। वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए कि कराधान, फिर ब्रैकेट दीजिएगा, लिखिएगा टैक्स इंसिडेंस कॉमा करापात टैक्स इंपैक्ट, एक ही आदमी पर, फुट नोट्स के रूप में वहीं लिख लीजिए, टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स इंपैक्ट ऑन द सेम पर्सन। ठीक ना? अप्रत्यक्ष कर की तरफ लिखिएगा 2 नंबर पॉइंट, करों का बोझ स्थानांतरित किया जा सकता है, करों का बोझ स्थानांतरित किया जा सकता है। इंग्लिश में लिखिएगा, पहले डायरेक्ट टैक्स की तरफ, बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, burden of taxes cannot be shifted, it cannot be shifted ना, it should be paid by the person on which it has been implied। अप्रत्यक्ष में लिखिएगा burden of taxes can be shifted, burden of taxes can be shifted। 3 नंबर पॉइंट लिखिएगा डायरेक्ट टैक्स के तरफ, इट कैन हेल्प
रिड्यूस इन्फ्लेशन, इट कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन। इधर लिखिएगा 3 नंबर में, इट इनहेंसेस इन्फ्लेशन। ये क्या करता है जी? इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनहेंस इन्फ्लेशन, है ना। हिंदी में लिखिएगा 3 नंबर पॉइंट, यह सॉरी इससे मुद्रास्फीति ब्रैकेट में महंगाई, इससे मुद्रास्फीति ब्रैकेट में महंगाई ब्रैकेट बंद कम करने में मदद मिलती है, कम करने में मदद मिलती है। ये जितना डिफरेंस लिखवा रहे हैं ना, इसी से यूपीएससी स्टेटमेंट बना देता है। वो अलग जगह से थोड़ी लाता है, कहीं से वो अलग जगह से नहीं लाता है, इसी से बना देता है, ठीक ना। चलिए अब इधर लिखिएगा 4 नंबर, इससे मुद्रास्फीति ब्रैकेट में महंगाई ब्रैकेट बंद में वृद्धि होती है, ठीक ना। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा, प्रत्यक्ष कर के तरफ लिखिएगा, कर चोरी संभव हो सकती है, कर चोरी संभव हो सकती है। यानी कि आप मान के चलिए 5,000 रुपया कमाए ना, आप इसको किसी तरह छिपा सकते हैं सरकार से कि ना हम 5,000 रुपया नहीं कमाए, हम 3,000 रुपया कमाए हैं। यहां संभावनाएं हैं छुपाने का, है ना। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में 10 रुपया बिस्किट का दाम है ना, 10 रुपया, तो आपको 10 रुपया पेड करना ही पड़ेगा। और एक बिस्किट बिका ना, तो सेंट्रल जीएसटी में जो 1.5 रुपया था और स्टेट जीएसटी का जो 1.5 रुपया था, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, आप वहां नहीं छुपा सकते हैं, ठीक ना। आप बिस्कुट खरीदे कि नहीं खरीदे, ये नहीं छुपा सकते हैं। क्यों? फैक्ट्री से माल निकल गया है, फैक्ट्री में काउंट कर लिया है सरकार जाके कि यहां से 1,000 बिस्कुट निकल गया है मार्केट में। समझ में आ रहा है? वो भले ही मार्केट में पड़ा रह जाए, बट वहां से वो फैक्ट्री वाला से वो वसूल लेगा टैक्स। समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या होता है कि यहां कर चोरी संभव है, बट अप्रत्यक्ष में कर चोरी की संभावनाएं कम होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कर चोरी की संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे इसको लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले में, इससे बचा नहीं जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इंग्लिश में लिखिएगा 4 नंबर पॉइंट डायरेक्ट टैक्सेस में लिखिएगा, टैक्स इवेजन कैन बी पॉसिबल। दूसरे साइड लिखिएगा, these cannot be evaded as are charged on goods and services, चलिए 5 नंबर पॉइंट लिखिएगा, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये यहां 5 नंबर, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट्स, एस, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक ना। दूसरे साइड लिखिएगा, लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, लेसर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। देखिए कैसे, पहले हिंदी में लिख लीजिए, लिखिएगा प्रत्यक्ष कर तरफ 5वां नंबर पॉइंट लिखिएगा, उच्च प्रशासनिक लागत शामिल। दूसरे साइड लिखिएगा
अल्प प्रशासनिक लागत शामिल, उच्च प्रशासनिक लागत शामिल और अल्प प्रशासनिक लागत शामिल। कैसे, सो देख लीजिए। देखो यहां एक तो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, इसी से एक रिलायंस इंडस्ट्री का करोड़ों कस्टमर है। अगर हम इस रिलायंस इंडस्ट्री के गेट पे टैक्स ऑफिसर लगा दे तो करोड़ आदमी को हमको ट्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम यही सारा आंकड़ा ले लेंगे। बट अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम पान गुमटी चला रहे हैं, आप ठेला चला रहे हो, फलना आदमी कपड़े का दुकान चला रहा है, कोई सर्विस सेंटर चला रहा है, कोई ऑटोमोबाइल सेंटर चला रहा है, कोई पढ़ा रहा है, अलग अलग आदमी अलग अलग काम कर रहा है। हर एक आदमी के पीछे लगना पड़ता है कि अच्छा राम क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है, अब्दुल क्या कर रहा है, करीम क्या कर रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अलग अलग लोगों के पीछे पीछे लगना पड़ता है, तो यहां ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगा, ऑफिसर्स ज्यादा चाहिए यहां। बट यहां क्या है, एक रिलायंस गेट पे बैठा दो ना ऑफिसर, वही करोड़ों आदमी का निकाल लेगा कत्था चिट्ठा। समझ में आ रहा है, तो यहां खर्चा कम है, यहां खर्चा ज्यादा है। चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है, प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है, अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होता है, अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होता है। ये प्रगतिशील होता है और ये प्रतिगामी होता है। कैसे होता है, देखो आपको अभी हम पढ़ाए ना कि जैसे जैसे इनकम स्लैब बढ़ते जाएगा, आप याद करो कि 12 लाख कमा रहे हो नील, 20 लाख कमा रहे हो 20%, है ना, 30 लाख कमा रहे हो 30%। तो देख रहे हो पहले नील 0%, फिर 10%, 20%, बढ़ते जा रहा है ना, प्रगतिशील, ये प्रगतिशील है। बट हाँ इन्फ्लेशन कम होता है, बट जो ये होता है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाएगा टैक्स का रेट कम होते जाता है, टैक्स का रेट कम होते जाता है। इन्फ्लेशन कम होता है डायरेक्ट टैक्स का। क्या बोल रही हूं, नहीं समझे हम कहने का मतलब। हाँ डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन कम होता है और इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन कम कम कब होगा। खुशबू थोड़ा फिर देखो कंफ्यूज कर रही हो, हम डायरेक्ट टैक्स लगाएं, देखो कंफ्यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट टैक्स लगाएं, है ना। अभी तुम्हारे हाथ में, मान के चलो अभी तुम्हारे हाथ में 100 रुपया था, है ना, और तुम सरकार को 10 रुपया पेड कर रही थी, तुम्हारे पास 90 रुपया था खर्च के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, है ना। हम डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए, अब 100 रुपया में से हम 20 रुपया ले रहे हैं, अब तुम्हारे पास खर्च के लिए 80 रुपया ही बचा 10 रुपया तुम्हारा परचेजिंग पावर घट गया। तो जब 10 रुपया का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति घट गई, तो तुम इस 10 रुपया का कम सामान खरीदोगी, कम डिमांड पैदा करोगी। तो जब डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा जी, कंट्रोल होगा ना। ये तो बहुत अच्छे से हम इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बताए हुए हैं आपको। परचेजिंग पावर घटेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ये तो क्वाइट सिंपल कंसेप्ट है। चलो कहां हम पढ़ा रहे थे, हम ही भूल गए। चलो अगला पॉइंट लिखो, तो अगला पॉइंट लिखो, एक वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर वाले में लिखना, प्रत्यक्ष कर वाले में, डायरेक्ट टैक्सेस वाले में लिखना, प्रत्यक्ष कर वाले में लिखना, एक वर्ष के लिए आय अर्जित होने के बाद, एक वर्ष के लिए आय अर्जित होने के बाद या मूल्यांकन तिथि पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। एक वर्ष के लिए आय अर्जित होने के बाद
या मूल्यांकन तिथि पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के तरफ लिखिएगा, अप्रत्यक्ष कर के तरफ लिखिएगा। इस कर का निर्धारण विक्री या खरीद, विक्री सेल या खरीद या सेवाएं प्रदान करने के समय होता है, या सेवाएं प्रदान करने के समय होता है। इंग्लिश में लिखिएगा डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ, आफ्टर द इनकम फॉर ए ईयर, आफ्टर द इनकम फॉर ए ईयर is earned, after the income for a year is earned, or valuation of assets, or valuation of assets is determined on the valuation date, on the valuation date। इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ लिखिएगा एट द टाइम ऑफ सेल और परचेजेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस। ओके, चलिए अब जो है इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसी खाने में आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए कि डायरेक्ट टैक्सेस में कौन आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस में किस किस टाइप का टैक्स आता है ना। तो छठा नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, उदाहरण कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आएगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, और स्टेट पीसीएस में तो खास करके ये पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और छांटने के लिए बोलेगा कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। ओके, तो लिखिएगा पहले डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर के तरफ, नाम लिखते जाइए। आयकर, इनकम टैक्स, आयकर है ना। पूंजीगत प्राप्ति कर, छोड़िए पूंजीगत पहले मत लिखिए, आयकर लिखे, आयकर के बाद लिखिए निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर जो कंपनियों पे लगता है, या कंपनी कर भी लिख सकते हैं। आयकर के बाद निगम कर, ऑब्लिक देके लिख लीजिएगा कंपनियों पे लगने वाला कर, ताकि बाद में कंफ्यूज ना होइए, है ना। पूंजीगत प्राप्ति कर, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत प्राप्ति कर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति कर। याद करिए स्टॉक मार्केट में हम बोले थे कि जो सिक्योरिटीज होता है, सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स आता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आता है, बॉन्ड्स आता है, ये सब का जो शेयर मार्केट में लेन और देन होता है, तो जो लेन देन को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना, ट्रांजैक्शन। तो बेचिएगा तो भी सरकार टैक्स लेगा, खरीदिएगा तो भी आपसे टैक्स लेता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभूति कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिभूति कर। हाँ, सेबी इंग्लिश में लिखते जाइएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक ना। ये सब डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स में लिखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स, विक्री कर, सर्विस टैक्स, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्टोरी, कस्टम ड्यूटी और ऑक्टोरी किस पे लगता है जी, वस्तुओं पे लगता है ना। हिंदी में भी लिखिएगा कस्टम
कस्टम एवं हिंदी में भी कस्टम कर एवं ऑक्टोरी, एवं ऑब्लिक नहीं, एवं ऑक्टोरी, है ना। ऑक्टोरी चार्जेस, ये सब अप्रत्यक्ष कर होता है जी। फिर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पाद कर, उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी। जैसे जो शराब हम लोग पीते हैं ना, शराब पीते हैं ना, आप लोग भी लेते ही होंगे बीच बीच में। तो जो शराब पीते हैं हम लोग, तो जैसे बियर पीते हैं या जो पीते हैं, तो उस पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। उस पे क्या लगता है? एक्साइज टैक्स लगता है। समझ में आ रहा है? सारे वस्तुओं और सेवाएं जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं उस पर जीएसटी लगता है, बट कुछ कुछ चीजों को अभी भी ना जीएसटी के बाहर रखा गया है, जिसमें से शराब है, पेट्रोल है। समझ में आ रहा है? इन सब चीजों को अभी भी जीएसटी के बाहर रखा गया है ना। तो उत्पाद कर, आगे लिखिएगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैट हिंदी में भी वैट, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। हिंदी में मूल्य संवर्धन कर, हिंदी में क्या है? मूल्य संवर्धन, मूल्य संवर्धन कर, है ना। मूल्य संवर्धन कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, है ना। फिर इसी में लिखिए जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है जी? जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। वस्तु एवं सेवा कर। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि हम लोग जो जीएसटी पेड करते हैं वो किस प्रकार के कर का उदाहरण है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है ना। अच्छा, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि अभी आप जीएसटी के पहले एक लिखे नाम वैट, है ना। तो अभी हम बताएंगे कि ये जो जीएसटी है ना, ये भी एक प्रकार का वैट है। जीएसटी जो है, जीएसटी ये भी वैट का ही उदाहरण है। ये कैसे है ये अभी हम समझाएंगे आप लोगों को। इतना हो गया आप लोगों को। चलिए अब देखो इसमें ये सारा टैक्स लिख लिए ना। चलिए देखो यहीं पास ना एक और चीज लिख लेना, ये जो डायरेक्ट टैक्स था ना, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में आप कॉर्पोरेशन टैक्स लिखे थे, कॉर्पोरेशन टैक्स लिखे थे ना, कंपनियों पे जो लगता है कंपनियों पे एक और टैक्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट। ये अलग से यहां तो लिख ही लो मैट बट इसको अलग से फुट नोट्स में भी मैट को मेंशन करो और इसमें कुछ लिखो मैट। मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम, मिनिमम अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, है ना। मैट, मैट मीन्स चटाई। देखो क्या है मैट, इसको अलग से फुट नोट्स में हम लिखवा दे रहे हैं, समझना और खुद से लिखते भी जाना मैट क्या है। देखो आप लोग सुने होंगे कि सरकार ना विशेष आर्थिक क्षेत्र खोलता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल, स्पेशल इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एसईजेड। देखो एसईजेड क्या होता है, एसईजेड या इस टाइप का कोई भी, मतलब कहने का क्या मतलब है समझो कि एक तो आप अपने तरफ से फैक्ट्री खोल रहे हो,
कहीं भी जाके। और कहीं कहीं क्या करता है सरकार, वो खुद ही एक एरिया बना देता है लंबा चौड़ा। जैसे आप दिल्ली से जब जयपुर आओगे तो बीच में पड़ता है इस टाइप का एरिया। चाहे दिल्ली में जो आप फरीदाबाद जाओ, गुड़गांव जाओ, आपका गाजियाबाद जाओ, तो वहां इस टाइप के क्या है, स्पेशल एरिया है। सरकार क्या किया कि एक लंबा चौड़ा एरिया बना दिया है। यहां रोड बना दिया बढ़िया बढ़िया एकदम ऐसे ऐसे करके, है ना, रोड बना दिया एकदम, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दिया, वाटर सप्लाई पहुंचा दिया, समझ में आ रहा है, पुलिस पिकेट बैठा दिया सुरक्षा के लिए, है ना, टैक्स सिस्टम के लिए टैक्स का ऑफिस बैठा दिया, मतलब सारा फैसिलिटी आपको क्रिएट करके दे दिया। ये प्लॉट कटा हुआ है, आइए फैक्ट्री लगाइए, है ना। अब यहां हजारों हजार फैक्ट्री लगाने का एक ही जगह मिल गया। तो सरकार क्या करता है कि यहां ना टैक्स हॉलिडे देता है। टैक्स हॉलिडे कहने का मतलब कि मान के चलो, जैसे हमारे देश में अभी ना सेंसर्स नहीं बनते हैं। सेंसर जैसे मोबाइल है मेरा, ये सेंसर बेस्ड है। हम जो गाड़ी आजकल ड्राइव करते हैं तो देखते हो, एसी तुम ऑन करो, वो अपने आप एसी को कम बेसी करेगा। वो कैसे हो रहा है, सेंसर से हो रहा है ना। सेंसर सेंस कर रहा है कि नहीं गाड़ी में और ठंडक की जरूरत है तो बढ़ा देगा। या फिर छोड़ो, तुम गाड़ी अगर चलाते हो आप लोग तो आप देखोगे पहले क्या होता था कि अगर आपको राइट टर्न लेना है ना तो राइट का इंडिकेटर जलाना पड़ता था। बट अब क्या है कि आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जैसे ही स्टीयरिंग को करोगे ना, जैसे ही राइट साइड घूमना ऐसे मोड़ोगे, अपने आप राइट का इंडिकेटर जलने लगेगा। यानी कि सेंसर जो है गाड़ी में लगा हुआ है और वो सेंस कर रहा है कि टायर किधर मुड़ रहा है, राइट हैंड साइड में मुड़ रहा है, तो उधर का इंडिकेटर देने लगता है। तो सेंसर, हमारे यहाँ सेंसर का प्रोडक्शन कम होता है, हम सेंसर